अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक हैरान कुन फैसला सामने आया है और उन्होंने अपनी जमात को बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की हिदायत कर दी है कि जनाब लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोग महंगाई की वजह से जनाब सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं और वापदा के जो दफातर हैं उनको नजर आतिश किया जा रहा है। इस सिचुएशन में आपने किसी भी सूरत बाहर नहीं निकलना, आपने किसी भी एहतजाज के अंदर हिस्सा नहीं लेना और अगर काम करने हैं तो पुकाने फुला के उड़ाने हैं। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, ये ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कही गई है। और वो तमाम लोग जिनको पंजाबी जुबान में पुकाने का नहीं पता, तो ये इनफैक्ट बैलून को कहते हैं, अंग्रेजी जुबान में बैलून, उर्दू जुबान में गुब्बारा, पंजाबी में पुकाना। इसको हवा भर के फुलाया जाता है और उसके बाद उसको उड़ा दिया जाता है या उसको भूमि तौर पर रख के निशाना में लगाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट की गई है कि आज शाम 5 बजे, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके तकरीबन करीबो आगे पीछे टाइम में जनाब बाज़ाब्ता तौर पर यह कैंपेन चलाई जाएगी। लोग जो है वो गुब्बारे बनाएंगे, गुब्बारे उड़ाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचमों के रंग हैं उन रंगों की मुनासबत से जो है वो गुब्बारे लिए जाएंगे, उनके साथ पार्टी परचम बांधे जाएंगे और उसको इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ यूं करके उड़ा दिया जाएगा। ये उनकी तरफ से आया है ऐलान सामने, और ये ऐलान बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है इस वजह से कि देखें, एहतजाज करना हर एक जमात का हक है, हर एक शख्स का हक है। जमहूरियत के अंदर आप किसी को एहतजाज करने या एहतजाज करने के तरीके से नहीं सिखा सकते। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि माजी में की जाने वाले जो फैसले हैं उनकी रोशनी में आप मौजूदा फैसलों को परखते हैं। मौजूदा फैसले की बुनियाद बन रही है इमरान खान साहब की जमात के ऊपर 9 मई के वाक़यात, और 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब की जमात की इन्वॉल्वमेंट और उसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होने वाला ख़तरनाक तरीन क्रैकडाउन। और ये वो सिचुएशन है जिसने इमरान खान साहब की जमात को बर्फ में लगा के रख दिया है और अब वो माजी की तरह किसी भी इशू के ऊपर सड़क पर आकर एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं रह गए। क्योंकि माजी में अगर किसी दफ्तर के बाहर, किसी जगह पर, किसी सरकारी जगह पर, किसी पार्क के अंदर एक गमला भी टूट जाता था, एक गिलास भी टूट जाता था, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सामने आकर एहतजाज करते थे। लेकिन अब वो एहतजाज का सीजन गुजर चुका है और अब जब इस बात का भी अंदाजा हो रहा है कि इलेक्शन फरवरी में नहीं हो रहा है, इलेक्शन का इनेकाद मई 2024 से पहले नहीं मुमकिन, और इलेक्शंस के बारे में जो इबहाम की फिजा है वो मौजूद है, और इस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब की जमात की इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित की कोशिशें भी एक मरतबा फिर नाकाम हो गई हैं। और इमरान खान साहब की तरफ से कल JIT में जो उनकी गुफ्तगू हुई थी 1 घंटे में, वहां पर भी इमरान खान साहब की तरफ से जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया था वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जनाब ताज़ा तरीन कोशिश भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह की, जिसका जिक्र सदाकत अली अब्बासी साहब ने किया था, वो नाकाम हो गया। अब उस नाकामी के बाद इस वक्त ये जो सिचुएशन है उसका सामने आना वो यकीनी था। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से चलाई जाने वाली कैंपेन वो कुछ उसके असरात हैं वो नमूदार होना शुरू हो गए। और अगर आप गौर करें तो गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन जो सफारती शख्सियात हैं वो मुतहरक भी हुई हैं और उनके मुख्तलिफ आला सरकारी हुक्काम और उनके साथ साथ अहम या काबिल ज़िक्र सियासतदानों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। और इन मुलाकातों में उन्होंने इन्हीं इंतखाबात के बारे में फीडबैक लेने की कोशिश की है कि क्या ये इंतखाबात होंगे या ये इंतखाबात नहीं होंगे। और इस सूरत हाल में मुतहरक रहे हैं पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम साहब और उनके साथ साथ ब्रिटिश हाई कमिश्नर साहिबा जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में अपॉइंट हुई हैं। डोनाल्ड ब्लूम साहब ने मुलाकातें की हैं जिसके अंदर उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब नूरुल्लाह काकड़ साहब से मुलाकात की और उनके साथ ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके साथ भी मुलाकात की और उनके साथ इंतखाबात में तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया और उनसे स्पेशली इस बारे में सवालों जवाब किए गए कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इकदाम कर रहा है। इसका मतलब ये है
کہ یورپ ہو یا امریکہ ہو، وہ پاکستان کے اندر ہونے والے اس انتخابات کے اندر اپنی اہمیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کے ان انتخابات کے اندر ان کا انٹرسٹ موجود ہے۔ ان کا انٹرسٹ کیوں ڈیولپ ہوا؟ کیونکہ اس کے لیے عمران خان صاحب کی جماعت نے مسلسل ناکنگ کی، ان کے دروازوں پر دستک دی، ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کو انگیج کیا، ان کو بتایا کہ جناب کون کون سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں، لہٰذا آپ کو اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے اور پاکستان کو کچھ کمیونیکیز جو ہیں وہ بھیجنے چاہیے۔ اور ابھی ریسنٹلی امریکہ کے ساتھ تو براہ راست سابق جو خیبر پختونخوا کے وزیر ہیں عاطف خان صاحب، انہوں نے تو ٹویٹ کے ذریعے بھی اس بات کا مطالبہ کیا ہے امریکہ سے، جب جو عارف علوی صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ جو 2 بلز سے ان کو مسترد، ان کو جو ہے ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ جناب میں نے تو ان کو منظوری دی کی اور میرے سٹاف نے اس حوالے سے میری جو فیصلہ تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، تو اس کے اوپر عاطف خان صاحب نے ٹویٹ کیا باضابطہ طور پر امریکہ سے، اور ان سے کہا کہ جناب اس کے اوپر اب آپ کو رائے دینی چاہیے کہ جناب یہ جو ہے کس طریقے سے نامعلوم افراد جو ہیں وہ ایوان صدر کو بھی اپنا یرغمال بنا سکتے ہیں۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو سچویشن جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سچویشن بنیادی طور پر اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو درمیانی عرصہ ہے الیکشنز نہ ہونے کے اور موجودہ حالات میں، اس کے درمیان جو درمیانی وقفہ ہے اس کو مختلف طریقوں سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو ذکر میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا کہ جناب احتجاج شروع ہو چکا ہے مہنگائی کے خلاف بھی اور بجلی بلوں کے خلاف بھی، ان ہنگاموں کو فسادات میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہتی ہے۔ یہ ہے ایک بنیادی سینیریو جس کو مد نظر رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس مرتبہ جو بجلی کے بل آئے ہیں اس نے تو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگوں کے بھی نہ طوطے اڑا دیے ہیں، اور وہ یہ بل ہاتھ میں رکھ کر اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ جناب اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت محدود آمدنی رکھنے والے افراد اور خاص طور پر لوور مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس جو کسی بھی معاشرے کے اندر شوق آبزرورز کے طور پر کام کرتے ہیں اکنامکس کی ٹرم میں، کیونکہ یہی متوسط طبقہ ہے جو سارے کے سارے بوجھ کو برداشت کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر بھی زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو یہ شرنک کرتا ہوا اپر مڈل کلاس جو ہے وہ مڈل کلاس جو ہے وہ لوور مڈل کلاس، اور لوور مڈل کلاس بلو دی پاورٹی لائن چلی جاتی ہے، جو کسی بھی ملک کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اب ایک جانب یہ مہنگائی کے حوالے سے جو سلسلہ ہے احتجاج کا یہ جاری ہے، اور یہ جو احتجاج ہے یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب آپ استطاعت سے آگے لے جائیں گے لوگوں کے جو بلز ہیں تو پھر احتجاج ایک فطری عمل ہے، کیونکہ جس حد تک ٹیکسیشن میں اضافہ کیا گیا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اتنی شرح سے لوگوں کے ذرائع آمدن میں اضافہ نہیں کیا گیا، لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے وابستہ ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر تو بالکل بھی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرتا، وہ تو بندے کا عرق نچوڑ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس بارے میں ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں کہ بھائی آپ کو نوکری دیا یہ کم ہے، آپ سے اگر آپ 25,000 روپے یا 30,000 روپے لے رہے ہیں تو لوگ 20,000 میں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ وہ بلیک میلنگ ٹولز ہیں جس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر اگر احتجاج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اب اپنا یہ جو زندگی کا یہ جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنا ان کے لیے مشکل بن گیا ہے، اور یہ خدشہ بلکہ خالد مقبول صدیقی صاحب جو متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر بھی ہیں، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ جناب یہ جو احتجاج ہے یہ اگر فسادات میں تبدیل ہو گیا تو پھر کون سے الیکشن، کیسے الیکشن، ہمیں اس بجلی بلوں پر ہونے والی بل بلاہٹ کو روکنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے اقدامات لینے ہوں گے جس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملے۔ پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ایک اجلاس تو بلا لیا اور انہوں نے کہا جناب میں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا، لیکن اس کے ساتھ جب یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ
एक महीने का बिल नहीं है, बल्कि ये उससे पिछले महीने के बिल में जो किया गया यूनिट्स थे उनकी कीमत भी असर नौ वसूल की जा रही है। तो फिर उसके ऊपर चौंकना भी और उसके ऊपर एहतजाज करना भी ज़रूरी बन जाता है। मिसाल देता हूँ आपको कि अगर हमने जुलाई का बिल पे कर दिया है और अगस्त के अंदर हमें इस बारे में वो जो इस्तेमाल शुदा बिजली है उसकी कीमत को दोबारा बिलों में लगाकर भेजा जाएगा, ये कहते हुए कि जनाब इनफैक्ट ये बिजली की कीमतों में जो इजाफा है ये उससे पिछले महीने किया गया था जो आपसे वसूल नहीं किया गया, लिहाजा पिछले महीने की बिजली में इजाफे जो 23% के करीब बनता है वो 23% और इस महीने का 23% मिला के 46% बनता है। तो ये 46% आपसे बिजली बिलों के साथ ना सिर्फ वसूल किया जाएगा बल्कि वो जो टैक्सेस आप पिछले महीने दे चुके हैं वो टैक्सेस भी आप इस महीने दोबारा देंगे। तो ये ऑलमोस्ट 80% से 90% के दरमियान बन जाता है जो इजाफी बिल लोगों के पास आए हैं। यानी अगर पिछले महीने अगर आपने 10,000 का बिल पे किया है तो इस महीने आपको कम से कम 18 से 20,000 रुपए का बिल पे करना पड़ेगा। और उसका नतीजा ये है कि जो सूरत हाल है वो खराब हो गई। अब भी फौरी तौर पर अगर ये कहा जाए कि ये सूरत हाल ठीक हो सकती है तो मुझे इसके ठीक होने का इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि जो डील हुई है IMF के साथ उसमें आप किसी भी तरीके से सब्सिडी नहीं दे सकते और बल्कि ज़ीरो सब्सिडी की आपने गारंटी की हुई है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो है वो 300 यूनिट की हद से पीछे वाले हैं, 1 यूनिट से लेकर 300 यूनिट बिजली तक, उनको तो रिलीफ नहीं मिल सकता। और जो अब सबसे ज़्यादा बोझ है वो इसी यानी 200 से लेकर 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के ऊपर ही है, क्योंकि ये वाली क्लास पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है और इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ आ गया। लिहाजा फसादात के इम्कानात तो पाए जाएंगे और अगर ये इम्कानात पाए जाएंगे तो फिर उसके अंदर सियासी जमातों को अपना इनपुट डालना या आकर लोगों के साथ खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आके खड़ी हो सकती है नून लीग से, तो बल्कि अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि आबिद शेर अली की तरफ से ट्वीट आया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब लोगों का तो आपने जो है कत्ले आम कर दिया है, हम जो है वो जो बंदा 25,000 रुपये कमा रहा है वो 30,000 रुपये का बिल कैसे भरेगा। तो ये वो सिचुएशन है जिसने आकर पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल वर्कर्स को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि जनाब हालात हमारे काबू से बाहर आ जाएंगे। अब अगर हालात काबू से बाहर निकल आएंगे तो फिर कौन आके इसको संभालेगा। इस सिचुएशन में तो अगर नवाज शरीफ साहब 15 अक्टूबर को छोड़े बगैर 15 सितंबर को भी आ जाएं, 5 सितंबर को भी आ जाएं, 25 अगस्त को भी आ जाए, वो सिचुएशन को नहीं संभाल सकते। इसका मतलब ये है कि जब तक ये सिचुएशन रहेगी इलेक्शंस नहीं होंगे। इलेक्शंस के लिए ज़रूरी है कि आप पब्लिक टेम्परेचर को नीचे लेके आए। इस टेम्परेचर के अंदर कौन सी जमात को वोट देंगे आप मुझे खुद बताएं। क्या पीपल्स पार्टी को वोट मिलेगा? क्या नून लीग को वोट मिलेगा? क्या JUI को वोट मिलेगा? किसी भी ऐसी जमात को वोट नहीं मिलेगा जो मुस्तकबिल करीब के अंदर इक्तदार में रह चुकी हो। लिहाजा इनके ऊपर तो लग जाएगा क्रॉस। तो फिर लॉटरी किसकी निकलेगी? लॉटरी किसके निकलेगी? या तो रीजनल जमातों की निकलेगी, आज़ाद उम्मीदवारों की निकलेगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकलेगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉटरी निकलने के 10% भी इम्कानात होंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन नहीं होंगे तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए ज़रूरी है कि माहौल जो है वो बन जाए। और माहौल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि कल मुलाकात हुई है एक सीनियर जर्नलिस्ट है मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ, और उन्होंने इस हवाले से उनका एक वीडियो क्लिप भी है किसी इंटरव्यू देते हुए किसी चैनल पे। तो उसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि नवाज शरीफ साहब आएंगे कब? उस वक्त जब मुल्क के अंदर इलेक्शन के शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर 15 अक्टूबर से पहले शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर 15 अक्टूबर तक शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं होती तो फिर नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने के इम्कानात कम हो जाएंगे, क्योंकि वो आएंगे उस वक्त जब इंतखाबात होंगे, और इंतखाबात से पहले वापस आकर ये जो ना करदा गुनाहों का बोझ है बकौल उनके, ये वो अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बात पर इशारा जनाब खुर्शीद शाह साहब जो सीनियर लीडर हैं उनकी तरफ से भी किया गया कि जनाब 15 अक्टूबर तक जो है वो नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की अभी सेहत दुरुस्त नहीं है। ये बिटवीन दी लाइंस उन्होंने बात की। इसका मतलब ये है कि जो हालात हैं वो अभी किसी के काबू में नहीं आ रहे, और जब तक लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक
جو ایک ڈیو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ اس کا آغاز نہیں ہوگا، اور جب تک ڈیو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کا آغاز نہیں ہوگا تب تک کیا ہوگا؟ تب تک پکانے پھیلائے جائیں گے، پکانے اڑائے جائیں گے، پکانوں پر ہی نشانہ لگایا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔